बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज बात होगी महाराष्ट्र के महासंग्राम को लेकर। महाराष्ट्र से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक्टिव मोड में आ चुके हैं। 10 राज्यों में चुनाव भी होने हैं और ऐसे में बीजेपी महाराष्ट्र से चुनावी संग्राम की शुरुआत कर चुकी है। जहां बीजेपी सत्ता में है, वहीं उद्धव के सामने भीतरघात जैसे कई चुनौतियां भी है। हालांकि एनसीपी की छवि बीजेपी और शिवसेना दोनों की गुड बुक में साफ सुथरी है। ऐसे में यहां ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कह सकते हैं कि शब्दों के बाण से बीजेपी ने विपक्षी दलों को घायल करना शुरू कर दिया है। यानी साफ है कि बीजेपी चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसीलिए अपने पसंदीदा हिंदुत्व कार्ड को खेलना भी शुरू कर दिया है। तो आइए खबर देखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तू डाल डाल तुम्हें बात बात की कहावत सियासत में अक्सर देखने को मिलती रहती है। महाराष्ट्र की सियासत में भी एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना के बीच ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। अजीत पवार सत्ता पक्ष के विमान पर सवार होकर महाराष्ट्र के सियासी समंदर में ज्वार भाटा पैदा कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना इन दिनों दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीने वाली कहावत से जूझ रही है। वहीं बीजेपी एनसीपी के पिछले दांव का जवाब अघाड़ी सरकार के नीचे से सियासी जमीन खींच कर दे चुकी है और सत्ता में वापसी कर चुकी है। ऐसे में लोहा गर्म है, बस चोट करने की देर है, क्योंकि अब आने वाला वक्त चुनावी महासंग्राम का है और 10 राज्यों में एक एक करके चुनावी बिगुल बचने की शुरुआत भी हो जाएगी। बीजेपी ने चुनावी अभियान शुरू करते ही महाराष्ट्र में अन्य दलों पर आरोपों के तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने एनसीपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदुओं के खिलाफ खड़ी है। पवार ने लगातार विवादास्पद बयान दिए हैं। उन्होंने अब छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ बयान दिया, उनका अपमान किया। उन्हें माफी मांगनी चाहिए या विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आरोप बीजेपी ने एनसीपी पर लगाए हैं। श्रद्धा अंधश्रद्धा मध्ये गफलत होतीये। सिन्नरला जात असताना आपण कुठे गेला, काय गेला, जर गेलाच नसता तर कुणी गेला नाही तर आनंद आहे, कारण आपण महाराष्ट्रामध्ये राहतो। महाराष्ट्रामध्ये अशा अंधश्रद्धेला खतपाणी त्या ठिकाणी घातलं जात नाही। आपण वीर बालदिन जाहीर केला, त्याबद्दल अभिनंदन। जे चांगलं असेल त्याचं आम्ही अभिनंदनच करू। राष्ट्रवादीचे नेते म्हणतात की औरंगजेब क्रूर नाही। ज्या औरंगजेबानं छत्रपती संभाजी राजांना हलाहाल करून अत्यंत निर्दयतेनं जीवे ठार मारलं, ज्यांच्या डोळ्यामध्ये तळपत्या सळ्या घुसवून ते डोळे बाहेर काढले गेले, तो औरंगजेब राष्ट्रवादीच्या मते क्रूर नाही। निर्दयतेचं आणखी कोणतं उदाहरण राष्ट्रवादी पक्षाला हवंय? हे जे सगळं चाललंय ना, हे राष्ट्रवादी पक्षाचं ठरवून चाललंय। औरंगजेबाचा एका ठिकाणी उदो उदो करायचा आणि दुसऱ्या ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराजांना कुठेतरी कमी लेखायचं। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही अजीत पवार ने संभाजी को लेकर विधानसभा में एक बयान दिया था, जिसको लेकर बीजेपी ने एनसीपी को घेरने की कोशिश की। फिलहाल वार पलटवार का दौर यही नहीं रुका। बीजेपी ने शिवसेना पर भी निशाना साधा और उद्धव ठाकरे को धोखेबाज बताया। और मुझे ताज्जुब होता है कि ऐसी सरकार आई कि आपने अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, गणेश उत्सव बंद कर दिया, दही हांडी के कार्यक्रमों को रोक दिया। भारत की संस्कृति से जुड़े हुए महाराष्ट्र, जो विकास की दृष्टि से और संस्कृति से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र था, उनकी सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिन लोगों ने भारत के राजनीति में संस्कृति को समझने से इनकार किया था। ऐसे लोगों के साथ आप खड़े हो गए। इसलिए आपको पता है कि उनको जो मुंहतोड़ जवाब मिला वो भी आपके सामने है। वहीं इस मामले पर जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि इतिहास की जानकारी के बिना ही अजीत पवार को निशाना बनाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे पहले ही भितरघात और पार्टी का सिंबल बचाने जैसे मामलों से जूझ रहे हैं। वहीं एनसीपी हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा करती है और उसका ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हाल में ही अजीत पवार ने सत्ता पक्ष के विमान का इस्तेमाल कर सियासी पारे को गरमा दिया था। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो दांव शरद पवार ने बीजेपी के साथ खेला था, बीजेपी
उसी दांव को लेकर एनसीपी को जोर का झटका दे सकती है। फिलहाल देखना होगा कि महाराष्ट्र का यह सियासी संग्राम क्या उतार चढ़ाव लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पक्ष विपक्ष में दरअसल बात होगी कि महाराष्ट्र में ये सियासी संग्राम क्यों है, कैसे है, इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर ये कैसे खत्म होगा। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ साइना एनसी जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। साइना जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है शिवसेना के, आपका बहुत स्वागत है। मुखलेश शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है एनसीपी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं मुखलेश जी। मुखलेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि सर क्या माना जाए, विपक्ष में भी दो फाड़ है क्या? महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो गठबंधन है, उसमें भी दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल नहीं है, इस तरह ऐसा नहीं है। वो देखने वाले की नजरिया अलग अलग है। और किस नजरिए से देखते हैं आप बता दीजिए, किस नजरिए से देखते हैं और कैसे जनता को देखना चाहिए? राजनीति की नजर से तो मुद्दा पक्ष विपक्ष की बातें, हम भी मुद्दा ढूंढते हैं। आज उन्होंने भी मुद्दा ढूंढ के जो आज महाराष्ट्र के अंदर जो है, जिस तरह राज्यपाल जी ने सारा हमारे जो इस तरह की बयानबाजी महाराष्ट्र में किया, उस पर कार्रवाई केंद्र की सरकार ने नहीं किया, ना उनको यहाँ से महाराष्ट्र के बाहर भेजे। कितने लोगों ने आंदोलन किया, क्या असर हुआ? क्योंकि भाजपा सरकार जो चाहेगा वही होगा। क्योंकि केंद्र की सरकार और ये जो देवेंद्र जी की सरकार, अभी बीच में तो आपको पता है कि शिंदे साहब भी अभी महाराष्ट्र के सीएम बने हैं, किस तरह बने हैं, कैसे है। शिंदे साहब की मजबूरी है, क्योंकि इस तरह अगर एक्शन ही लेना था तो राज्यपाल को पहले हटाते। अजीत दादा पवार साहब के बयान पे अगर किसी को ठेस पहुंचा है, अजीत दादा पवार ने जो कहा है, तो ये धर्मवीर आनंद जी धर्मवीर कहा जाता है, उनको भी हम लोग बोलते हैं। तो बयान को दूसरी तरफ भी मोड़ के देखा जा सकता है। हम क्यों उनको ये करेगा? हम तो कैसे मोड़ के देखा जा सकता है, थोड़ा समझाइए ना, कैसे मोड़ के देखा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हिंदुओं का अपमान करती है एनसीपी। ये हिंदुओं के अपमान किस लिए करेंगे? हिंदुओं के अपमान का तो बात ही नहीं है। 56 आमदार, जो 56 आमदार है, वो हिंदुओं ने वोट देके बनाया है। भारत देश के अंदर शरद पवार, अजित पवार, ये सारे सुप्रिया सोले, सारे लोग जो है वो भी तो हिंदू है ना। उसमें तो ओवैसी की पार्टी तो है नहीं है। ये तो अब तो बीजेपी कह रही है ना कि पवार लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं और उन्होंने छत्रपति महाराज का जो है अपमान किया, उनके खिलाफ जो बयान दिया है, उसके बाद तो उन्हें विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे पहले राज्यपाल पे तो मेरे हाथ दुबे जी, राज्यपाल पे कार्रवाई करे। यही लोग रास्ते में जो उतरे ना, ये लोग राज्यपाल के लिए भी रास्ते पे अगर हमारे समर्थक में उतरते थे, महाराष्ट्र जो अभी जो कर्नाटक का मुद्दा था, उसी समर्थक में अगर महाराष्ट्र के लोग, बीजेपी के लोग हमारे सपोर्ट करते थे, तो बहुत आगे बढ़ जाते थे हम। महाराष्ट्र के लोगों को सुकून मिल जाता था ना, सारे काम लाइन से हो जाता था। ये खुद ही गुटबाजी कर रहे हैं, कभी क्या, कभी सुशांत सिंह के मामले में, कभी किसके बारे में, चित्रा वाघ ने किसी एक्टर के हो गई है उसके बारे में। अभी इन सारे मुद्दा ध्यान को भटकाने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं, मेरा ऐसा कहना है। मेरे जो लोगों ने मेरे सामने जो कहा है, पवार साहब ने संजय द्विवेदी जी, जिस एनसीपी की बात आप लोग करते हैं जी, हमारे साथ है, हम तो महाविकास आघाड़ी है, और ऐसे में वो एनसीपी ही कहीं ना कहीं दो धड़ों में बटी हुई नजर आएगी। अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, अजित पवार कहते हैं हमें तो जानकारी नहीं, और फडणवीस के कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर उस पर सवार हो जाते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर कि इस तरह की जब चीजें चल रही है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि अब एनसीपी जब दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, तो आप लोगों की नहीं है, कैसे ये पार लगाएगी सर? क्या उम्मीदें? उसके बारे में फिक्र न करें, आपको कल अपडेट मिल जाएगा। हमारे साथ स्टेटमेंट कल आएगा। आज आदरणीय शरद पवार साहब हमारे जो लीडर है और हमारे एनसीपी के संजय जी से सवाल है, मैं लौटती हूँ। मुखलेश जी एक सेकंड होल्ड करिए। संजय जी, सवाल फिर से पूछिए जरा सा। संजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप मुझे? सवाल फिर से पूछिए दोबारा जी। संजय जी, सवाल ये है कि एनसीपी ही अब दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, या फिर एक मत नहीं दिखाई दे रहा है एनसीपी के अंदर, तो कैसे आप लोगों को लगता है कि महाविकास आघाड़ी है? नहीं, आप देखिए, ऐसा ना, आप लोग प्रश्न करते रहिए। ये आपकी अपनी सोच है, मीडिया की सोच है, हम किसी को नहीं कहते, लेकिन
महाविकास अघाड़ी पूरी एक है और एक रहेगी। है बिल्कुल, इसमें आप लोग जो है इसमें अदरवाइज ना लीजिए बिल्कुल, और इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत भी नहीं है, ना कोई दिक्कत है। महाविकास अघाड़ी हमारी शरद पवार के साथ में है, माननीय जो हमारे अध्यक्ष बने कांग्रेस के बीजेपी कह रही है अजीत पवार छत्रपति शिवाजी का अपमान करते हैं, आप लोग उनके बयानों का समर्थन करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं नेहा जी, संजय जी गलत बात है। क्या मैडम पूछा आपने? बीजेपी कह रही है कि नेता विपक्ष के तौर से इस्तीफा दे देना चाहिए अजीत पवार को, क्योंकि वो बार बार हिंदुओं को अपमान करते हैं, छत्रपति शिवाजी का अपमान करते हैं। तो राज्यपाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, राज्यपाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। जेपी नड्डा जी आते हैं राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते चुनाव की तैयारी करिए कि सरकार चल रही, तमाशा हो रहा है महाराष्ट्र में, सरकार चलाने क्या कर रहा है भाई? ये रोज उनके मंत्री कुछ बोल रहे तो ये पहले इसको अपना सुन करे ना। ठीक है शाइना जी ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे जो नेता है वो तो बाद में दें इस्तीफा, पहले राज्यपाल इस्तीफा दें। बिल्कुल शाइना जी देखिए, सिर्फ बयानबाजी करने से कुछ नहीं आप प्राप्त करते हैं। नेहा जी, आपने एक सवाल पूछा कि जेपी नड्डा जी हमारे अध्यक्ष जब आए महाराष्ट्र, उन्होंने चंद्रपुर के रैली में क्या कहा? उन्होंने 2-3 चीज कहे। सबसे पहले कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तट से कमरूप तक हमने जीत प्राप्त की है, और ये कमल की जीत है, जहां हम सब जानते हैं कि सूरज जब ढलता है तो कैसे एक देश प्रगति की ओर जा रही है। रही बात उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना की जो बात कहा, उन्होंने बिल्कुल सबूत के अनुसार कहा कि जो लोग बाला साहेब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी के साथ हमेशा कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ थे, आज वो लोग सत्ता के लिए बैठे थे और ऐसे अपने आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज किया सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी जहाँ लोगों को जनधन देना चाह रहे हैं, आधार देना चाहते हैं, मोबाइल दे रहे हैं, वहाँ कांग्रेस एनसीपी सिर्फ जॉइंटली अक्वायरिंग मनी, ये JAM का जो मुद्दा है वो जॉइंटली अक्वायरिंग मनी उन्होंने कहा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जनधन, आधार और मोबाइल। अब बयानबाजी की बात आप कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ, जब कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी सत्ता में थे, 3 सेंटर्स जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, जहां प्रगति नहीं, जहां एक्सटॉर्शन की राजनीति, जहां जो आप आतंक की बात करें तो वो आतंक अंदरूनी था। यहाँ आप पालघर के इंसिडेंट को भूलते हैं, जब सीबीआई ने इंक्वायर किया कि ये पालघर में जो हमारे साधु संत थे उनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार क्यों हुआ, ये सभी चीजों को उन्होंने लाई। जब आप कोई भी मुद्दे पे एक अलग नजरिया से देखते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आज जब महाराष्ट्र प्रगति की ओर जा रही है, हम देख रहे हैं कि कैसे वापस पटरी पे लाए, तो बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज हैं जो उठते हैं, और उन इश्यूज को लेके आप आज समृद्धि मार्ग की बात कीजिए, जहां आप देखते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर 75,000 करोड़ खर्च हो रहा है, 520 किलोमीटर का ये नागपुर समृद्धि मार्ग बन रहा है। तो बहुत सारे चीज हैं जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस का जिक्र अभी शाइना जी कर रही थी, जेपी नड्डा ने जिस तरह से अपनी बातों को कही, भ्रष्टाचार की 3 दुकानें बताया, 3 दुकानें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। इसके साथ साथ आप कुछ कहना चाह रहे थे, इस पर भी जवाब दीजिए जल्दी से। संजय जी। हेलो सर, मिल रही है आपकी आवाज, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अभी चाइना एनसीपी कह रही थी वसूली सरकार थी, स्टेट सरकार थी, ये सरकार थी, मैं उनसे वही बताना चाह रहा हूँ, 25 विधायक जो है ईडी के और सीबीआई और IT में रिलेटेड है, सांसद रिलेटेड है। ये सरकार जो चल रही, संवैधानिक सरकार चल रही महाराष्ट्र में, वो कौन सरकार चल रही, कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी संविधान सरकार चलाने होगी, वो उसमें प्रांगण
हासिल कर चुकी है। जो संवैधानिक सरकार है, विधायक तोड़ लीजिए, विधायक काट लीजिए, सरकार बना लीजिए, भले वो किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कहीं पे भी लिप्त हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी सरकार उनकी बननी चाहिए। आज महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, क्या दिल पे आ जाए? सुप्रीम कोर्ट ने मानी सुप्रीम कोर्ट की ब्रेथ बेंच मामला चल रहा है, क्या सरकार सही है ये? आप सरकार माने कोर्ट अगर जजमेंट नहीं दे रही है तो आप पूरी महाराष्ट्र जनता दिल पे याद रखे, देशवासी दिल पे याद रखे और बताएं कि सरकार सही चल रही कि नहीं चल रही। ठीक है, शाइना जी कह रहे देखिए ये तो वही कहावत होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सरकार तो सही चल नहीं रही है, कह रहे असंवैधानिक तौर पे सरकार आपने बनाई हुई है, और दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, 3 दुकानें बता देते हैं दूसरी पार्टियों को। शाइना जी 3 दुकानें तो थी, आप सब जानते हैं कि क्या था और क्या हुआ, किस दृष्टि से किसने सत्ता को छोड़ के सिर्फ अपने आइडियोलॉजी को छोड़ के अपने लिए स्वार्थ के लिए कैसे आए सत्ता में। देखिए सत्ता में हम आए क्या आप आए? आपके हैं, देवेंद्र जी आए। मैं कुछ कहूँ प्लीज? रखिए आप अपनी बात रखिए। आज महाराष्ट्र में पहला जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्टेट में पूना में आएगा, जहां उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ हम खर्च करेंगे। हमने वहां 490 करोड़ में दिखाया कि कैसे 5000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 50,000 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये मुद्दे पे बात नहीं करना है, बात करना है सिर्फ किसने क्या कहा उसके ऊपर। कोई कांग्रेस लीडर नहीं है जो आपको कोई भी बयान या कोई भी विजन प्लान दे सकते हैं। आज हम मैग्नेटिक महाराष्ट्र की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उस परिप्रेक्ष्य में काम करते आ रही है। 8 साल पहले इंडिया का इंपोर्ट मोबाइल फोन्स को लेके 52% था और आज 97% अपने मोबाइल बनते हैं हमारे देश के अंदर। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये उद्योग आए महाराष्ट्र में। आज जब आप 2nd पोजीशन है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, कोई बात नहीं कर रहे हैं ये मुद्दे पे, जहां 6 गुना हमारा प्रोडक्शन इम्प्रूव हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव हुआ है। ये सब पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट जो है, इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए ना। आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अरे आपके विधायक आपके नेता में विश्वास न दिखाते हुए छोड़ के अन्य दल बनाना चाहते थे, और वो जानते हैं कि वो क्यों। आप वो मुद्दे पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जब विश्वासघात हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जहां आप लड़ते हैं इलेक्शन मोदी जी के पोस्टर के साथ और फिर सत्ता बनाते हैं कांग्रेस एनसीपी के साथ, जो बाला साहेब ठाकरे हमेशा उनके खिलाफ थे, वहां आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, वहां आप कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं कर रहे हैं। ये आइडियोलॉजी सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। और आज जब हम देखते हैं नहीं आइडियोलॉजी से तो बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज किया जाता है ना शाइना जी। जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने भी किया था पीडीपी के साथ सरकार बनाकर, तब विचारधारा कहाँ गई थी? ये भी तो एक बड़ा सवाल हो जाता है ना। देखिए पीडीपी के साथ एक कॉमन मिनिमम एजेंडा था, कश्मीर की जनता और आवाम को पटरी पे लाना। जम्मू कश्मीर हो या फिर आपने देखा है हमने अलायंसेस नहीं बनाए, जहाँ आप इलेक्शन लड़ो किसके साथ और फिर आए सत्ता के मोहमाया के लिए किसी और के साथ। वही तो वो ये भी कह रहे हैं कि हम करें तो गलती हो गई और आप करें तो आप सब कुछ सही हो गया। लेकिन हमने सरकार बनाई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, अभी आपने 4 विधायक और सरकार बना ली, तो ये सही किया आपने। मध्य प्रदेश में हमने सही किया था क्या? कर्नाटक में सही किया था आपने, मेघालय में सही किया था क्या? आप प्रवचन देने में बड़ा अच्छा लगता है। निकल आए नहीं एनसीपी अब बड़ी है, मतलब जी एक एक करके संजय जी 1 सेकंड रुक जाइए, पहले शाइना जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आपको करती हूँ। शाइना जी जल्दी से बात खत्म करिए। तो खत्म हो जाएगा ना। उन्होंने तो कहा जेपी नड्डा जी ने, ठीक है मुखलेश जी, ठीक है, दुकान के साथ रात को देवेंद्र जी सरकार बना लेते हैं एनसीपी के, जब हिंदुत्व की बात। तो 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं, नड्डा जी की मौजूदगी बताती है कि 2024 की तैयारी हो रही है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आप सही कर रहे हो, नड्डा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा सुनिए मेरी बात। अब आप सरकार चला रहे हैं यहाँ बैठ के, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? अरे कुछ तो शर्म करिए।
सत्ता के लिए गाना छोड़ के जनता को देखिए। एक सेकंड एक एक करके चाइना जी बात कर रहे हैं, फिर आते हैं आप। नेहा जी, नड्डा जी ने आप आज क्या कहा? उन्होंने डिजिटल क्लेanलीनेस की बात की। उन्होंने कहा कि जैम का मतलब है जनार्दन, आधार और मोबाइल, लेकिन MVA के समय जैम का मतलब था जॉइंटली अक्वायरिंग मनी। जो ये 3 गठ जो सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे थे, वो तरफ आपके विधायक जब निकल आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आइडियोलॉजी तो इन्होंने मारी गोली, वहाँ उन्होंने कोई नेतृत्व नहीं दिखाया। ठीक है शाइना जी, देखिए ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा किसने किसके साथ विश्वासघात किया है। लेकिन संजय जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि आपने पीठ पर खंजर घोपा भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि चुनाव तो साथ उन्होंने घोपा ना, जो 2.5 साल के बाद करके वो सरकार नहीं बनाने दी, और जो सिंधे जी को तोड़ के सिंधे जी को जो संधारी सरकार बना रहे हैं, तो भाजपा शिवसेना के खंजर घोपा है। शिवसेना ने भाजपा खंजर नहीं घोपा है, भाजपा सबके खंजर घोप रही है। पूरे जनता की मध्यम वर्गीय पता ना आ जाए तो सुनिए, बता दीजिए मतलब आप। ठीक है मुखलेश जी, ठीक है। अब सवाल इस बात को लेकर भी है, देखिए अब तो 2024 की तैयारी हो रही है, अब 2024 की तैयारी हो रही है मुखलेश जी, उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? क्योंकि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर उन सीटों पर फोकस कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज, नेहा जी, आप साइना जी ने अभी जो कहा कि हम एकदम दूध के धुले, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 3 दुकानों की बात कहा भ्रष्टाचारी है, तीनों दुकान के अंदर सौदा लेने को रात को पहुंच गए थे देवेंद्र जी, पहुंचे ना एनसीपी के अजीत दादा पवार के साथ, जब हिंदुत्व की बातें याद नहीं। अरे सत्ता के लोभी इन लोग हैं। अभी इन्होंने जो शिंदे ग्रुप के लोगों को अभी ये इसमें से ले गया, इनको गुवाहाटी ले जाके सरकार बनाए, आज उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। और बीजेपी में रह के भी शिंदे ग्रुप अलग होने के बाद भी उनको मतलब आपके जो नेता हैं ईमानदार नहीं है, ये तो आप यही बता रहे हैं। अजित पवार के साथ गए, अगर देवेंद्र फडणवीस गए, क्या करने गए थे? ये तो आप बता रहे हैं कि अजित पवार के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुत्व की बात ये ना करे। हिंदुत्व की बातें अगर करता था तो अजित पवार साहब के साथ में रात को सरकार 80 घंटे की नहीं बनाता। ये बिल्कुल स्वार्थी है, ये तोड़फोड़ की राजनीति करना। ये बीजेपी के जो लोग हैं हर स्टेट में लोगों को तोड़ के सरकार बना के अपनी जो काम, देखिए डेंट पेड़ मार के समृद्धि महामार्ग तो बीजेपी वाले ने बनाया था क्या? उसमें नहीं थी सरकार क्या? कलर मारने से, ये सब करने से हो जाता है? आप क्यों बेलगांव की, इसके बाद कर्नाटक की बातें नहीं कर रहे, राज्यपाल की बातें तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं हिंदुत्व की बात आज अगर बात कर रहे हैं, जो रस्ते में उतार के नारेबाजी करवा रहे हैं या अजीत दादा पवार के खिलाफ, क्या अजीत दादा पवार ने क्या राज्यपाल से ज्यादा बढ़ के बोल दिया कोई बात? नहीं बोला। अब ये क्या है, डराने का काम कर रहा है आगाड़ी, जो हमारे लोगों को डराने के काम कर रहा है कि हम उसमें हाउस में बोले नहीं, विधानसभा में बोले नहीं। राहुल शिवालिक जी के बारे में बीच में देखिए बहुत बड़ा चर्चा, महिला के साथ, जी कंपनी के साथ वो महिला थी, राहुल शिवालिक का स्टेटमेंट है। बाद में आप देखिए संजय राठौड़ बलात्कारी, उनके ऊपर आरोप लगा था, चित्राता युवा उनके खिलाफ थे। साइना जी को बताइए, महिला सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। ठीक है, चलिए सर, एक दूसरे पर जो सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं, इससे ये तो समझ आ रहा है कि 2024 की तैयारी की जा रही है, और ऐसे में जब मामला हिंदू और हिंदुत्व का उठता है तो ये इससे पक्का भी हो जाता है, ये भी तय हो जाता है कि अब सीधे सीधे तैयारी में, हम सब आगाड़ी तैयारी बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन जनता किस पे विश्वास करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।